The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। 24 घंटे में क्या घट सकता है? मोदी सरकार में चुनावी राजनीति के मुख्य रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किसानों की मुलाकात, उस मुलाकात को बेनतीजा बताया जाना, फिर सरकार की तरफ से एक ड्राफ्ट सिंघू बॉर्डर पहुंचता है जिसमें बताया जाता है कि मोदी सरकार कौन सी रियायतें दे सकती है, रियायतें जिन्हें किसान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खारिज कर देते हैं। तो क्या अब सुलह की कोई राह बाकी नहीं? अगर नहीं तो फिर अपने फैसलों से पीछे न हटने वाली मोदी सरकार क्या करेगी? अगर किसान प्रदर्शन तेज करते हैं या फिर वक्त के साथ आंदोलन में जंग लग जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिन की तस्वीर देखिए। कायदे से इसे स्क्रीनशॉट कहा जाना चाहिए या फिर वीडियोग्राफ, जिसमें नजर आ रहे हैं अमिताभ कांत, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ। बौद्धिक संपदा को बचाने के मकसद से लाए गए कॉपीराइट स्ट्राइक का इस्तेमाल खबरें रोकने के लिए भी अच्छे से होता है, इसलिए मजबूरन हम सीईओ साहब का वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहे, वरना आप देख और सुन पाते कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक का वरिष्ठतम अधिकारी लोकतंत्र के बारे में कैसे ख्याल रखता है। स्वराज मैगजीन ने द रोड टू आत्मनिर्भर भारत इस नाम से एक कार्यक्रम रखा। इसमें अमिताभ कांत भी ऑनलाइन शामिल हुए। उनसे सवाल किया गया कि कोविड-19 महामारी भारत के सामने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए कैसे अवसर पैदा करती है। पूर्व में ऐसी कोशिशें सफल नहीं हुई थी। अब इस पर आपको सीईओ साहब का अंग्रेजी में दिया बयान हिंदी में बताते हैं, जिसका अनुवाद हमने शब्दशः किया। भारतीय संदर्भ में रिफॉर्म बहुत मुश्किल है। हम कुछ ज्यादा ही लोकतांत्रिक हैं। पहली बार सरकार ने खनन, कोयला, श्रम और कृषि जैसे सेक्टर्स में सख्त सुधार करने की हिम्मत और संकल्प दिखाया। ये बहुत मुश्किल से लाए गए सुधार हैं। जैसे सुधार हो रहे हैं उनके लिए आपको भारी मात्रा में राजनीतिक संकल्प और प्रशासनिक इच्छा शक्ति चाहिए। टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी, कुछ ज्यादा ही लोकतांत्रिक माहौल। अमिताभ कांत ने यह बयान तब दिया जब 3 ऐसे कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार राजधानी में किसानों से घिरी है जिन्हें वो सुधार बता रहे हैं। टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी वाली बात वीडियो से एडिट होकर ट्विटर पर वायरल हुई। समाचार एजेंसियों ने उसे रिपोर्ट किया, समाचार वेबसाइट्स ने भी छापा, लेकिन जब भद्द पिटने लगी तो लीपापोती की कोशिशें हुई। समाचार एजेंसियों ने रिपोर्ट वापस ली, कई वेबसाइट से भी खबरें गायब हुई, लेकिन चूंकि वीडियो ट्विटर पर था इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अमिताभ कांत ने ट्वीट किया कि जैसा बताया जा रहा है वैसा उन्होंने कहा ही नहीं। वो तो सरकारी स्कीम और संसाधनों पर दबाव के बीच निर्माण के क्षेत्र में ग्लोबल चैंपियन बनाने की जरूरत पर बोल रहे थे। कांत के सेशन के एंकर सिद्धार्थ जराबी ने भी ट्वीट किया कि कांत जी तो मुझसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बात कर रहे थे। टू मच डेमोक्रेसी वाली बात उन्होंने चीन और कोरिया जैसे ग्लोबल चैंपियंस बनने के संदर्भ में हमारे यहाँ संसाधनों पर दबाव को लेकर कही। हमने आपको सीईओ साहब और उनसे बात कर रहे पत्रकार दोनों का पक्ष बता दिया। अब आप एक काम करिए, लल्लन टॉप शो को पॉज कर सकते हैं और अमिताभ कांत का वो बयान एक बार फिर से सुन सकते हैं। आप सुन पाएंगे कि टू मच डेमोक्रेसी वाली बात उन्होंने उसी संदर्भ में कही है जिस संदर्भ में वो इंटरनेट पर वायरल है, एक शिकायत की तरह कि भैया इतना लोकतंत्र काहे लाद दिया। आप ये भी सुन पाएंगे कि इसके बाद कैसे केंद्र के कृषि कानूनों का बचाव किया जाता है, तर्क दिए जाते हैं, लेकिन एमएसपी वाली बात पर कहते हैं कमेंट नहीं कर सकते। आप ये भी सुन पाएंगे कि कांत ये सारी बातें कहते हुए ये कहते हैं कि चीन से मुकाबला आसान नहीं, तुलना ना सही, तो कांत ये तो कह ही रहे हैं कि भारत वो नहीं कर पाया जो चीन ने कर दिया। क्या कांत ये कह रहे थे कि इसकी वजह टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी है? माना कि अमिताभ कांत ने जो कहा वो लोग कई बार खींच में कहा करते हैं। कॉरपोरेट सेमिनार्स में मोटी मोटी डिग्री लिए कई कथित विशेषज्ञ मंच से उतरने के बाद चाय पर टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी वाली शिकायत करते हैं, लेकिन अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं, उनसे ऐसा बयान अपेक्षित नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं मानते और उनकी जबान फिसल गई थी तो एक लाइन में माफी मांग लेते और बात खत्म हो जाती। पर बात को अगर मगर में फंसाना और उसके बाद छपी हुई खबरों को
इधर उधर करना ये संकेत देता है कि जैसे टू मच डेमोक्रेसी वाली बात कृषि कानून वाली बात पर लागू की जा सकती है, वैसे ही बाकी चीज़ों पर भी। बाकी अमिताभ कांत और सब लोग ये याद रखें कि डेमोक्रेसी टू मच या कम जैसी भी है वो है, इसलिए वो अपनी बात कह पाए और हम यहाँ खड़े होकर उस पर अपनी टिप्पणी कर पा रहे हैं। हमें चीन से, दूसरे देशों से आगे निकलने का एस्पिरेशन पालना है, कोशिश भी करनी है, लेकिन लोकतंत्र के दायरे के भीतर। हमें किसी की तानाशाही नहीं चाहिए, हमें इस तरीके का सख्त रवैया भी नहीं चाहिए जहाँ पर इंसान के अपने विचारों की कोई गरिमा या आज़ादी ना हो। अमिताभ कांत ज़हीन शख्स हैं, उन्हें याद होगा राज्यसभा से ये कानून कितनी डेमोक्रेसी के साथ पास हुए थे, जिनकी वो दलीलें दे रहे थे। जब किसान शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली आ रहे थे तब कितने लोकतांत्रिक ढंग से सड़कें खोदी गई थीं, ये भी सबने देखा। अब हम इस बात को विराम देते हैं। किसान प्रोटेस्ट पर पक्ष विपक्ष हैं, दोनों की कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें अड़ियल रवैये की हैं। एक लंबी बहस है जो लगातार चल रही है। हम सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा सतर्क होंगे और कभी गलती हो जाए तो मान भी लेंगे। सुर्खियों में क्या है? 8 दिसंबर के बुलेटिन में आपसे वादा किया था कि जैसे ही राजस्थान में पंचायत समिति चुनाव के नतीजे स्थिर होंगे उनके बारे में बताएंगे। अब पक्के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी ने अशोक गहलोत की कांग्रेस को पटकनी दे दी है। कुल 4,371 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। भाजपा के जीते 1,833 सदस्य, कांग्रेस के जीते 1,713 सदस्य, सीपीएम के 16, बसपा के 3 और निर्दलीय 420। जिला परिषद में भी भाजपा के 265 सदस्य जीते और कांग्रेस के 201। अक्टूबर नवंबर में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस आगे रही थी, तो इस जीत को भाजपा दो तरह से पेश कर रही है। पहला, कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध के बावजूद देहात में पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब ग्रामीण भाजपा और उसकी नीतियों में विश्वास करते हैं। और दूसरी बात, राजस्थान भाजपा में भले ही गुटबाजी बहुत हो, लेकिन नतीजे अच्छे आए तो संगठन ने यह दावा किया कि यह हमारी मेहनत की बदौलत है। इन दावों में कितना दम है, इस पर राय देना टिप्पणीकारों का काम है। हम भी नेता नगरी में चर्चा कर लेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए ये नतीजे मुस्कान लेकर आए हैं और अशोक गहलोत के लिए चिंता। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं जो त्रिपुरा के सियासी संकट से जुड़ी है। यहां भाजपा की मुस्कान गायब है। भाजपा की बिप्लब कुमार देव की सरकार, पार्टी की त्रिपुरा इकाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और उनकी कुर्सी पर उनके हिसाब से खतरा है। खबर है कि अक्टूबर में त्रिपुरा भाजपा के कुछ नाराज विधायक पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सुदीप रॉय बर्मन के नेतृत्व में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली आए, कथित रूप से बिप्लब देव को हटाने की मांग को लेकर। त्रिपुरा दिल्ली से दूर है तो तब ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, लेकिन 6 दिसंबर को जब पार्टी ऑब्जर्वर और सूबे के प्रभारी विनोद सोनकर त्रिपुरा पहुंचे तो उनके सामने ही कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिप्लब हटाओ भाजपा बचाओ का नारा लगाया। जब बिप्लब को जमीन खिसकती दिखी तो कह दिया कि 13 दिसंबर को रैली करूंगा जिसमें लोगों से समर्थन मांगूंगा, अगर जनता कहेगी हटो तो हट जाऊंगा। लेकिन इतना होने तक बात पार्टी हाईकमान पर पहुंच गई। बताया गया कि जेपी नड्डा ने खुद मामले में दखल दिया। पार्टी की तरफ से देव को ताकीद की गई कि इस तरह का कार्यक्रम ना करें, इसका मतलब रैली अब नहीं होगी। बीजेपी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को कोई खतरा नहीं, लेकिन अंदर खाने डैमेज कंट्रोल जारी है। आप सोचिए, मुख्यमंत्री पर दबाव है तो कह रहे हैं कि रैली में लोगों से हाथ उठवाएंगे, और ये बीजेपी में हो रहा है जो इस मामले में बड़ी सावधानी बरतती है कि कोई केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती ना दे या मुख्यमंत्रियों को इस तरह के पॉलिटिकल टेंट्रम ना करने पड़े। अगली सुर्खी जुड़ी है कोरोना से, इसके टीके से। मीडिया में आज शाम खबर आई कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के टीके की इमरजेंसी अप्रूवल की अर्जी ठुकरा दी गई। कहा गया सुरक्षा में कमी थी और टीके के ट्रायल से संबंधित जानकारी काफी नहीं थी। अब समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन खबरों को फेक बताया है, यानी अर्जी ठुकराने की बात दुरुस्त नहीं है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। लगातार 14 दिनों से चली आ रही बड़ी खबर आज और बड़ी हो गई। 2 हफ्ते लंबा डेडलॉक खत्म करने की कोशिश में आज केंद्र सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव भेजकर किसानों से आंदोलन खत्म करने की उम्मीद लगाई थी, पर बात बनी नहीं, बल्कि किसानों ने आंदोलन को और बड़े स्तर पर ले जाने का ऐलान कर दिया। किसानों ने आज क्या बड़े ऐलान किए, सरकार ने कानून में कौन से बदलावों का प्रस्ताव भेजा था, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले हम कुछ और दिखाना चाहते हैं, ये वीडियो देखिए। हे आंदोलन चाललंय, शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही आहे, त्याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उचलवलं, काय सांगितलं, एनआरसी आली, सीए आली, 6 महिन्यात सगळ्या मुसलमानांना या देशाच्या बाहेर जावं लागेल।
नागरिकला एखादा मुसलमान बाहेर गेला का त्यांना वाटतं हे सक्सेस होत नाही. आता ते शांत झालं. आता शेतकऱ्याला सांगू राहिलं की सरकार तुम्हाला तोट्यात घालून राहिलं. हे बाहेरच्या देशाचं षडयंत्र आहे. आपल्या देशातल्या शेतकऱ्यांना याचा विचार केला पाहिजे. चेहरा आपने पहचान लिया होगा, ना पहचाना हो तो मैं बता देता हूँ. ये मोदी सरकार में मंत्री राव साहब दणवे हैं, उपभोक्ता और खाद्य आपूर्ति मामलों के राज्य मंत्री. औरंगाबाद में एक सभा में इन्होंने कहा कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें पाकिस्तान और चीन का हाथ है. और ये बात कौन कह रहा है? केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद का एक व्यक्ति. ये बताता है कि मोदी सरकार में अंदर खाने किसान आंदोलन को लेकर कितनी गंभीरता है. दिल्ली में कृषि मंत्री, गृह मंत्री किसानों से मिलते हैं और उनके ही एक साथी देश के किसी और हिस्से में जाकर किसानों को पाकिस्तान और चीन स्पॉन्सर्ड कहते हैं. और ये ऐसा पहला बयान नहीं है. कई बड़े मंत्रियों और नेताओं के इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं. तो क्या ये आंदोलन पर लेबल लगाकर कमजोर करने की स्ट्रेटजी का हिस्सा है? वैसे आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार की स्ट्रेटजी के कई और रूप भी दिख रहे हैं. सरकार सीधे सीधे किसानों की सारी मांगे मानने के बजाय उस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है जिसमें कम खर्च में पूरा मामला निपटाया जा सके. किसान संगठनों के साथ छठे दौर की बैठक बुधवार को यानी आज होनी थी, लेकिन इससे ही कुछ दिन पहले कुछ किसान नेताओं को, कुछ दिन क्या बल्कि एक दिन पहले कुछ किसान नेताओं को गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से मुलाकात के लिए बुलाया गया. पश्चिमी यूपी के बड़े किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और ऑल इंडिया किसान सभा समेत 13 किसान संगठनों के नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात की. इन नेताओं को शाम 7:45 बजे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के इंटरनेशनल गेस्ट हाउस ले जाया गया. 4 घंटे बैठक चली. इससे पहले कई तरह के कयास लगाए गए. इसी बैठक को कवर करने के लिए कल हमारा लल्लन टॉप शो भी लेट हो गया था. कयास क्या चल रहे थे? एक तो यह कि जब बुधवार को किसानों की सरकार के साथ पहले से बैठक तय थी तो मंगलवार के दिन अचानक अमित शाह की एंट्री क्यों हो गई. और दूसरा ये कि जब सरकार के साथ अब तक की बैठकों में करीब 40-42 संगठन शामिल होते थे तो अमित शाह 13 संगठनों से ही क्यों मिल रहे थे. क्या ये प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश है, या फिर यही संगठन थे जो मंत्रियों के साथ बातचीत के लिए, खासतौर पे गृह मंत्री के साथ बातचीत के लिए तैयार थे. इस मीटिंग के पीछे सरकार की स्ट्रेटजी सूत्रों के हिसाब से ये थी कि जो किसान संगठन सिर्फ कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं, पहले उन्हें मनाकर आंदोलन को थोड़ा सुस्त किया जाए. हालांकि अमित शाह वाली बैठक कामयाब होती नहीं दिखी. किसान नेताओं से हमारे साथी रजत ने बात की. मीटिंग में किसानों के सामने जो प्रस्ताव रखे गए उनसे वो सहमत नहीं थे. उन्होंने जो न्योता दिया था वो आपको ने लिस्ट नहीं दी थी. लिस्ट जो है उन्होंने गिनती बता दी थी भी 12 और 13 लोग आकर बात कर लें, और 12 और 13 कौन होंगे वो नहीं ना, वो जो 30 की मीटिंग हुई है उसमें तय किया गया है. बिल्कुल जी, सरकार की यह चाल कह लो या उसकी साजिश थी किसान नेताओं को बदनाम करके, और उसका जो किसानों में, जैसे उन किसान हमारे पर विश्वास करते हैं, जैसे गॉड पर विश्वास करते हैं, इससे ही जो किसान लीडर है, किसान नेता है, उन पर विश्वास करते हैं. उनका जो प्रपोजल था भी यह मतलब गुप्त तौर पर, सीक्रेट तौर पर है, किसी प्रेस को नहीं बताएंगे. जो सीक्रेट तौर पर जाते जे हम उसके पर गए हैं, असी सीक्रेट तौर पर नहीं गए हैं, असी प्रेस ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ गए हैं भी असी जा रहे हैं. जे यह सीक्रेट वाला असी मान लेते तो वाकई ही जो किसानों में हमारा कॉन्फिडेंस बनाया है, किसानों के मन में विश्वास बना है, वो टूटना था और उसमें दरार पड़नी थी. बाकी ही उसका जो सरकार का जो चाल सी साजिश थी वो सफल होने थे, असी सफल नहीं होने दी. तो क्या इसी बात से आज नाराज़ थे और इसी बात को बताया गया कि ये किसानों का अपमान, और इसी बात से तय हुआ कि भाई अब आगे से सरकार से बात नहीं की जाएगी? हाँ, इसी बात से एक तो जो उनकी चाल थी, साजिश थी, दरार डालने की साजिश थी उस करके, और दूसरा जो उन्होंने कंक्रीट प्रपोजल दिया है उसमें कोई भी बात हमारे 8 मांग से 8 में से 4 की तो जिक्र ही नहीं है. जो 3 है के कानूनों वाली, उसमें कोई मतलब रद्द करने की दृष्टि से कोई बात नहीं थी, सिर्फ अमेंडमेंट करने की. इसलिए इस कहते हैं भी हमारा अपमान है, करोड़ों किसानों का अपमान है. इसलिए फैसला किया है भी आगे से सरकार के साथ बात नहीं होएगी, आंदोलन होएगा. कल रात ही किसानों ने आज वाली मीटिंग में नहीं जाने का ऐलान कर दिया था. इसकी वजह किसान नेताओं ने यह बताई कि पहले हम सरकार का प्रस्ताव देखेंगे और फिर मीटिंग के बारे में फैसला करेंगे. तो आज सुबह कृषि मंत्रालय की तरफ से किसान नेताओं को कृषि कानून में संशोधनों का प्रस्ताव भेजा गया. उसी दरमियान प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट की बैठक भी हुई.
बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया के सामने आकर कहा कि सरकार किसानों की मांगों पर खुले मन से चर्चा करने को तैयार है। ऐसी ही लाइन उस प्रस्ताव में लिखी थी जो किसानों को सरकार की तरफ से दिया गया। इस प्रस्ताव में सरकार ने कानून में क्या क्या संशोधनों की बात कही है, ये एक एक करके समझ लेते हैं। पहला, एपीएमसी खत्म नहीं करने को लेकर संशोधन का प्रस्ताव। मंडियां, मार्केट की। अभी सरकार ने जो कानून पास किया है उसमें एपीएमसी मंडी के ओपन मार्केट में बेचने खरीदने वालों को बाजार की फीस या राज्य सरकार के किसी और टैक्स से मुक्त रखा गया था। इसको लेकर किसानों ने आपत्ति जताई थी कि आप टैक्स को लेकर दोहरा मानदंड कैसे रख सकते हैं। इससे तो एपीएमसी मंडियां बंद ही हो जाएंगी, क्योंकि लोग बाहर बिना टैक्स के बेच सकेंगे। किसानों की बात मानते हुए अब सरकार ने इसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद एपीएमसी और फ्री मार्केट मंडी दोनों जगह टैक्स का रेट सेम होगा। दूसरा, झगड़ा निपटारण प्रक्रिया में भी सरकार ने संशोधन का प्रस्ताव रखा। मौजूदा कानून में यह प्रावधान है कि अगर किसानों और खरीदारों के बीच लेन देन को लेकर कोई झगड़ा होता है तो उन्हें सिविल कोर्ट्स के बजाय एसडीएम के कोर्ट में जाना होगा। इस पर किसानों की आपत्ति थी कि एसडीएम को अपने पक्ष में करना किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए आसान होगा और यहां से किसानों को शायद न्याय ना मिले। सरकार ने संशोधन के प्रस्ताव में कहा कि हम फार्मर्स ट्राइब्यूनल बनाने को तैयार हैं और कॉर्पोरेट्स के खिलाफ किसानों को कोर्ट का प्रोटेक्शन देंगे। तीसरा प्रस्ताव, सरकार ने फ्री मार्केट के ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव रखा। मौजूदा कानून में यह जिक्र है कि कोई भी पैन कार्ड या केंद्र सरकार के तय किए दस्तावेज के होने पर ओपन मार्केट में खरीद कर सकता है। किसानों ने विरोध किया था कि एपीएमसी मंडियों में तो खरीदारों को लाइसेंस लेना होता है और बाहर सिर्फ पैन कार्ड से काम चलेगा। इससे किसानों का पैसा लेकर भागने का डर है। अब सरकार ने कहा कि हम ओपन मार्केट के ट्रेडर्स का भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। चौथा बदलाव, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में बदलाव का प्रस्ताव सरकार ने दिया। अभी के कानून से किसानों को डर है कि उनकी जमीन जा सकती है। इस पर सरकार ने कहा कि कृषि करार अधिनियम के सेक्शन 15 में यह स्पष्ट है कि किसान की भूमि के विरुद्ध किसी तरह की कुर्की नहीं हो सकेगी। अधिनियम में लिखा है किसान पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सरकार ने कहा कि कानून में पहले से ही प्रावधान स्पष्ट हैं, फिर भी किसी तरह के स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ती है तो हम संशोधन के लिए तैयार हैं। पांचवां बिंदु, किसानों की भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। किसानों के इस डर पर सरकार ने अपने प्रस्ताव में लिखा कि कृषि करार अधिनियम में कृषि भूमि की बिक्री, लीज या गिरवी रखने पर किसी तरह का करार नहीं हो सकता। यह भी प्रावधान है कि कृषि भूमि पर किसी तरह की संरचना का, स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हो सकता। कोई इमारत या मकान कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना पाएगा और अगर बनाता है तो उसे करार की अवधि खत्म होने के साथ ही हटाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पहले से सारे कानून स्पष्ट हैं। फिर एक स्पष्टीकरण और जोड़ा कि किसान की भूमि पर खरीदार की बनाई किसी संरचना पर कर्ज नहीं लिया जा सकेगा और ना ही संरचना को बंधक बनाया जा सकेगा। छठवें बिंदु की बात करते हैं, एमएसपी का भरोसा। अभी के कानून में एमएसपी को लेकर कोई जिक्र नहीं। किसानों को डर है नए कानून से एमएसपी खत्म हो जाएगी। सरकार किसानों को लिखित में एमएसपी पर यह गारंटी देने के लिए राजी हो गई है कि नए कानून से एमएसपी खत्म नहीं होंगे और ना ही सरकारी खरीद रुकेगी। सातवां बिंदु, वायु प्रदूषण वाले अध्यादेश पर बदलाव। एयर पॉल्यूशन पर सरकार जो अध्यादेश लाई, किसानों से वापस लेने की मांग कर रहे थे। सरकार ने किसानों को भेजे प्रस्ताव में इसे वापस लेने की बात मान ली है। आठवीं बात, बिजली संशोधन बिल का भी किसान विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि यह बिल अभी चर्चा के लिए रखा गया है, लेकिन ठीक है, अगर किसानों को आपत्ति है तो उनके लिए बिजली की पहले वाली व्यवस्था ही जारी रखी जाएगी। नवीं बात, किसानों पर जितने भी केस इन प्रदर्शनों के दौरान दर्ज हुए हैं उन्हें भी वापस लेने की मांग थी। सरकार ने कहा कि हम केस वापस लेने के लिए तैयार हैं। इस प्रस्ताव में किसान नेताओं के लिए सरकार की तरफ से कोई नई बात नहीं थी। वही संशोधन है जिन पर पिछली बैठक में सरकार राजी हो गई थी। इसलिए पहले से लग रहा था कि किसान नेता इस प्रस्ताव को शायद न माने, क्योंकि वो तीनों कानूनों को पूरी तरह खत्म करने पर अड़ गए। हुआ भी वही। सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेताओं में बैठक हुई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रस्ताव को खारिज करने का ऐलान कर दिया गया। सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है। हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें
तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून। इसके अलावा किसानों ने अपने आंदोलन की अगली रणनीति का भी ऐलान किया। 14 दिसंबर को देश भर के जिला हेडक्वार्टर्स पर धरने का ऐलान किया गया। इसके अलावा जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे भी जाम करने की बात कही गई। पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से हैं साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा, 12 तारीख को एक दिन के लिए। और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए कॉल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स जो है उनके लिए। यहाँ बात पूरी तरह उलझी नजर आ रही है। सरकार किसी भी सूरत में कानून पूरी तरह खत्म करने को तैयार नहीं। जो संशोधन है जिनके लिए तैयार है वो उसने सामने रख दिए, और किसान नेता अब इन कानूनों को पूरी तरह से खत्म करने से इतर किसी शर्त पर राजी नहीं हो रहे। किसानों को राजनीतिक समर्थन मिल रहा है विपक्षी पार्टियों से। आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के 5 नेता राष्ट्रपति से मिले और इस मुलाकात के बाद कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। इन नेताओं ने जो बयान दिया वो आप सुनिए। जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है, और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है, और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। जो मोदी सरकार पिछले 6 साल में हर क्राइसिस से किसी न किसी तरीके से निकलती हुई आई, वो इस बार घिरी नजर आ रही है। देखना होगा सरकार का अगला स्टेप क्या होता है। जो भी होगा आपको सूचित किया जाएगा। ललन टॉप शो आज यहीं पर खत्म होता है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देश दुनिया की खबरों से खुद को वाकिफ रखने के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप शो और दुनियादारी। कई साथी कहते हैं कि फीड में नज़र नहीं आता, तो मान्यवर नज़र नहीं आता तो ललन टॉप के पन्ने पर आइए, वेबसाइट पर आइए, फेसबुक पर आइए, यूट्यूब पर आइए। आप लोग तो क्या क्या खोज लेते हैं।
तो शो तो खोज ही लेंगे। शुक्रिया, शुभ रात्रि।